डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक कृषि व्यवस्था बागायती कृषि के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम आज 3 प्रकार की कृषि व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। व्यापारिक अनुत्पादन कृषि, दुग्ध कृषि और मिश्रित कृषि के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 प्रकार की जो कृषि व्यवस्था है, ये हमारी कृषि व्यवस्था में हमारा अंतिम वीडियो होगा। ये तीनों अलग अलग प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं हैं आपकी। विस्तृत अन्न उत्पादन जो कृषि व्यवस्था है, उसके अंदर अन्न का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। दुग्ध के अंदर दूध के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। और मिश्रित कृषि के अंतर्गत अनाज और पशुपालन, फसल और पशुपालन दोनों के उत्पादन पर बराबर ध्यान दिया जाता है। तो वाणिज्यिक रोपण कृषि के बारे में हमने पिछले चैप्टर में वीडियो में पढ़ लिया था। और अब हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे व्यापारिक खाद्यान्न कृषि। कौन सी कृषि? व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि या व्यापारिक खाद्यान्न कृषि। विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश मध्य अक्षांश में स्थित समशीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में विस्तृत फार्मों पर यांत्रिक कृषि की जाती है, यानी मशीनों की सहायता से कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि के जो मुख्य क्षेत्र है, वो आपका मुख्य क्षेत्र है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास से भूमियां हैं, जैसे अमेरिका के कनाडा अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपाज, रूस मुख्यतः यूक्रेन के अंदर स्टेपीज, डाउन्स, वेल्स। इस प्रकार की जो घास भूमियां हैं, उन घास भूमि में विस्तृत रूप से इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इसके विभिन्न क्षेत्र हैं। पूर्व सोवियत संघ में स्टेपीज घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरीज के मैदान, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपाज के मैदान, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में वेल्स नामक घास स्थल, तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नामक घास स्थल इसके मुख्यतः हैं। इसके अलावा हंगरी के अंदर पुस्ताज है, न्यूजीलैंड के अंदर कैंटबरी है। ये भी मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां हैं जहां पर विस्तृत वाणिज्यिक कृषि की जाती है। इस कृषि क्या विशेषताएं होती हैं? विशेषता 1, ये विस्तृत धान्य उत्पादन वर्तमान औद्योगिक काल की देन। औद्योगिक क्षेत्रों में भोजन की मांग बढ़ने पर महाद्वीपीय घास स्थल में कृषि का विकास किया गया। देखिए, ये जो क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र हमने अभी विभिन्न प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां बताई, ये पहले घास के मैदान हुआ करते थे। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा ना तो बहुत अधिक होती है, ना बहुत कम होती है, ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ना बहुत कम है। तो यहाँ पर घास मुख्यतः होता था और पशुपालन के क्षेत्र हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा, औद्योगिक केंद्र के आसपास जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ, तो उनके भोजन की मांग बढ़ने लगी। और उनके भोजन की मांग बढ़ने का जो विकसित क्षेत्र हैं, उनके पास में जो घास भूमियां थी, उन घास भूमियों को साफ कर करके और यहाँ पर विस्तृत अन्न उत्पादन किया जाने लगा। तो ये घास भूमियों को साफ कर करके इन मैदानों पर व्यापारिक अन्न उत्पादन किया जाने लगा। एक ही फसल के उत्पादन पर बल दिया जाता है। इन क्षेत्रों के अंदर मुख्यतः एक ही फसल के उत्पादन पर बल दिया जाता है, और वो फसल मुख्यतः गेहूं। मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संसार में सबसे अधिक क्षेत्रफल और उत्पादन चावल का होता है, लेकिन सबसे बड़ा व्यापार नहीं होता चावल का। सबसे बड़ा व्यापार किसका होता है? गेहूं का। कारण क्या है? चावल की फसल मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है। इस कारण चावल का जो प्रोडक्शन होता है, उसका कंजप्शन भी वहीं क्षेत्रों में हो जाता है। लेकिन गेहूं की उत्पत्ति मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या कम है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं की जो व्यापार होता है वो सर्वाधिक होता है। इसके अंदर एक ही फसल के उत्पादन पर विशेष तौर पर बल दिया जाता है। प्रत्येक देश में या उसके ऊपर देश में केवल एक ही मुख्य फसल के उत्पादन पर बल दिया जाता है। वह फसल बाजार में बिक्री के लिए उत्पन्न की जाती है। किसके लिए उत्पन्न की जाती है? बिक्री के लिए। जैसे गेहूं, इन प्रदेशों की सर्वप्रमुख फसल गेहूं ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पेटी में मक्का भी बोई जाती है। गेहूं के अलावा जौ, जई और राई का थोड़ा थोड़ा उत्पादन भी देश या स्थानीय मांग पूर्ति के लिए किया जाता है। लगभग 70% से 80% कृषि भूमि पर गेहूं का उत्पादन होता है। क्योंकि भाई गेहूं, इस बात को ध्यान रखना कि जो मैंने अभी सबसे अधिक क्षेत्रफल, सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक वैश्विक व्यापार कौन सी फसल का होता है, चावल का क्यों नहीं होता,
ये सारी बातें जो आपको बताइए, सारी की सारी बातें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके 1 नंबर वाले में या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन प्रदेशों में दूध और मांस के लिए पशुओं का, सूअरों का और मुर्गियों का पालन प्राय घरेलू व देशी मांग पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी पशुपालन जो है वो मुख्यतः व्यवसायिक नहीं है, लेकिन स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पशुपालन किया जाता है। विश्व भर में कृषि यंत्रों का सर्वाधिक प्रयोग इन्हीं प्रदेशों में होता है। यानी सबसे अधिक जो मशीनीकरण है वो इन प्रदेशों में है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, डिस्क, भूमि तैयार करने के लिए हेरो मशीन, निराई करने के लिए वीडिंग मशीन, फुहारों के द्वारा सिंचाई करने को स्प्रिंकलर यंत्र, खेतों में खड़ी फसलों को कीटाणुओं से बचाने के लिए कीटाणुनाशक पाउडर छिड़कने तो छोटे छोटे वायुयान, फसल पक जाने पर फसल की कटाई करने के लिए हार्वेस्टर मशीन, भूसा बाली पृथक करने वाली कंबाइन मशीन, भूसा और दाना पृथक करने वाली थ्रेशर मशीन, अनाज ढोने वाले ट्रक, रेलगाड़ियाँ, अनाज के विभिन्न प्रकार के गोदाम आदि यंत्रों का प्रयोग इन प्रदेशों में होता है। बड़े बड़े विस्तृत क्षेत्रों और फार्मों पर यंत्रों को प्रयोग करना सरल होता है। सर्वाधिक यंत्रोपयोग के कारण श्रमिकों की बहुत कम आवश्यकता होती है। कटाई के समय जो श्रमिक चाहिए भी मिल जाता है। इन प्रदेशों में कृषि फार्मों का आकार बहुत बड़ा होता है, यानी कृषि फार्म बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फार्म का औसत आकार 600 एकड़ का होता है। 600 एकड़ का होता है। मैं आपको सामान्य ज्ञान के लिए बता दूं, 1 एकड़ में लगभग 4 बीघा जमीन होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़े बड़े कृषि फार्म यहाँ पर होते हैं। कुछ फार्म 1000 एकड़ से 2000 एकड़ तक भी बड़े होते हैं, यानी 1-1000, 2-2000 एकड़ तक के फार्म होते हैं। और इतने बड़े फार्म होते हैं, इसी कारण यहाँ पर मशीनीकरण संभव है। एक ही फसल को उत्पन्न करने के कारण फसलों का हेरफेर नहीं होता है, यानी फसलों को हेरफेर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आधुनिक उर्वरक, फर्टिलाइजर इनके द्वारा प्रयोग के द्वारा भूमि की फर्टिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। एक फसल का उत्पादन होने के कारण यहाँ पर फसलों का हेरफेर संभव नहीं है। भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर ही खेती आधारित होती है। कृषि उत्पादन पर वर्षा पर निर्भर करता है। सिंचाई बहुत कम की जाती है। कुछ क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है, प्रति एकड़ उपज अपेक्षाकृत कम होती है। हालांकि आजकल यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कर ली गई है, जिसके कारण आजकल यहाँ काफी उत्पादन होने लगा है। घरेलू मांग पूर्ति के बाद बचे हुए गेहूं की बड़ी बड़ी मात्रा में विश्व व्यापार के लिए दूसरे देशों को, जैसे यूरोपीय देशों को भेज दी जाती है। गेहूं का व्यापार क्षेत्र विश्व भर में संयुक्त राज्य अमेरिका से मक्का और सोयाबीन का निर्यात होता है। तो जो विस्तृत अनुत्पादक कृषि है, उस कृषि के अंतर्गत फसल का उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता है। ये ऐसे प्रदेश हैं जहां जनसंख्या बहुत कम है और कृषि भूमि की उपलब्धता बहुत अधिक है। इस प्रकार की कृषि व्यवस्था के लिए सूटकेस कृषि का नाम प्रचलित है। सूटकेस कृषि का नाम प्रचलित क्यों हुआ? एक्चुअली में क्या होता था कि अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना ये शहरी क्षेत्र है। इन शहरी सभ्यता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत क्या होता है कि अधिकतम जो पॉपुलेशन होती है वो शहरों में रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति जिसका फार्म हाउस होता है वो शहर से कार्य करने के लिए जब शहर से उस ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अपना जरूरी सामान एक सूटकेस में भर करके लेकर आता है, सुबह आता है और शाम को वापस अपने शहर चला जाता है। तो इस कारण इस कृषि के लिए जो एक सामान्य कॉमन नाम प्रचलित हो गया वो हो गया सूटकेस कृषि। तो आप समझ गए होंगे कि विस्तृत व्यापारिक अनुत्पादक कृषि कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है। तो विस्तृत अनुत्पादक कृषि के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पूंजीगत उपलब्धता होती है, आधुनिक मशीनों की उपलब्धता होती है, बड़े बड़े फार्म हाउसों की उपलब्धता होती है, भूमि की उपलब्धता भी बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन जनसंख्या जो है वो जनसंख्या की जो मात्रा वो बहुत कम होती है, यानी भूमि जनसंख्या का अनुपात बहुत अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर खपत बहुत कम होती है। जितना यहाँ उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन की अपेक्षा यहाँ पर क्या होती है, खपत बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर अतिरिक्त जो अनाज होता है वो अतिरिक्त अनाज दूसरे देशों में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्योंकि यूरोप के अंदर पॉपुलेशन बहुत अधिक है और अनाज उत्पादन करने के लिए भूमि बहुत कम है, जिसके कारण क्या होता है कि अधिकतम जो यूरोपीय राष्ट्र हैं वो इस गेहूं के आयातक हैं। ओके, अब नेक्स्ट में करेंगे।
रखो 10 मिनट को। ओके चलो।